हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मैथ के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे ग्राफ। जो भी ग्राफ क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफ, जियो बोर्ड, ठीक है, ये जो भी आपके जो है कि टूल्स होते हैं, ठीक है, यानी 10 ग्राम जो भी आपके टूल्स हैं, इन सभी टूल्सों को आज हम जो है कि कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। यहाँ पर देखिए आपका गिनतारा जो है, प्रतिचित्रण यानी मैपिंग, और देख लीजिए यहाँ पर जो है कि सममिति रेखा जो होती है, ठीक है, यहाँ पर ABCD में कितनी सममिति रेखाएं होंगी, विषमबाहु में कितनी होंगी, उसके बाद यहाँ पर आपकी क्वेजिंग छड़ें, ठीक है, उसके बाद समबाहु में कितनी सममिति रेखा होगी, उसके बाद आगे भी जो है समचतुर्भुज में, वृत्त में, समलंब में, आयत में, और सब ये वर्ग में, पतंग में, ये सब जो है कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक छूटा हुआ है, इसको कवर करने के बाद यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा छूटा हुआ है, गणितीय संक्रियाओं के नियम, ठीक है। देखिए एक नियम है आपका संवृत नियम, ठीक है। तो संवृत नियम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए संवृत नियम होता क्या है। संवृत यानी क्लोजर लॉ। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है, यानी धन पूर्णांकों का योग जो है, दो धन पूर्णांकों का योग सदैव ही धन पूर्णांक होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके एग्जाम में आपका बनाता है। देखिए जैसे कि 5 + 11, तो ये भी धन है और ये भी प्लस संख्या धन है, तो धन और धन मिलकर के क्या हो जाएगी, प्लस ही होगा। तो 11 × 5 कितना हो जाएगा, 16। और फिर यहाँ पर देखिए धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक है, तो धन और धन मिलकर हो जाएगा आपका धन पूर्णांक, तो ये हो जाएगा मिलके 44। अगला आपका है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव जो है कि धन पूर्णांक होता है। यानी कि जैसे देख लीजिए 5 और गुणे 11, 11 × 5 कितना हो गया, 55, धन ही है, माइनस तो है नहीं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 7 × 13, तो 11 और ये 13 × 7, तो 13 क्या हो गया, 91, तो ये भी आपका धन पूर्णांक है। यानी हम कह सकते हैं कि दो धन पूर्णांकों का योग जो है कि सदैव धन पूर्णांक होता है, और दो धन पूर्णांकों के गुणनफल भी सदैव धनात्मक होता है। तो ये हम लोग का ये कहता है आपका कौन सा नियम, तो संवृत नियम ये नियम कहता है, ठीक है। देखिए आपका क्या है कि संवृत नियम जो है कि व्यकलन यानी घटाव और भाग की संक्रियाओं में लागू नहीं होता है। ये नियम कहाँ पर लागू होता है, तो ये नियम जो है कि बस जोड़ और गुणा पर लागू होता है संवृत नियम, और घटाव और जो भाग पर ये नियम लागू नहीं होता है, आपको याद रखना है। अगला आपका देखिए क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यानी दो धन पूर्णांकों का योग उनके क्रम बदलने पर भी वही रहता है। यानी उनके अंकों का योग बदल दिया जाए, इधर का उधर कर दिया जाए, तो भी उनका क्रम बदलने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे कि देख लीजिए 4 + 5, ठीक है, तो 5 × 4 कितना हो गया, 9, लेकिन उसके अंक को बदल दिए हम, 5 और प्लस कितना कर दिए, 4, फिर भी आपका क्या है, उतना ही है। तो इस नियम को कहेंगे हम लोग क्रम विनिमय नियम, यानी उसके क्रम को बदल दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर वही नियम जो है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को के उनके क्रम को बदलने पर भी वही रहता है, तो इसे भी हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे देख लीजिए 5 × 11 करेंगे या फिर 11 × 5 करेंगे, तो भी आपका कितना आएगा, 55 ही आएगा, ठीक है। जैसे 7 × 13 कर दिए या फिर 13 × 7, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS, तो इसे हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय नियम। अगला फ्रेंड्स हम लोग का नियम जो है सहचार्य नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ। धन पूर्णांकों के वियुग्म बनाकर
योगफल करने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि धन पूर्णांकों को युग्म बनाकर यानी जोड़कर और फिर उसमें योग करने पर, दो धन पूर्णांकों के विभिन्न युग्म बनाकर योग करने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी देखिए दो युग्म हम लोग बना लिए यहाँ पे b प्लस सी और उसमें एक संख्या जोड़ दिए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। या तो a प्लस बी जोड़ें या फिर b प्लस सी जोड़ें, तो जब जोड़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद अगला नियम है, ऐसा 4 नियम कहता है कि दो धन पूर्णांकों के विभिन्न युग्म बनाकर गुणा करने पर गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी नहीं आपका युग्म बनाकर जोड़ने पर कोई परिवर्तन होता है और नहीं गुणा करने पर कोई परिवर्तन होता है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे 3 गुणे 5 गुणे 8, ठीक है, या फिर कहिए कि 3 और कोष्ठक में 5 गुणे 8, तो क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युग्म हम लोग क्या बनाए? 5 गुणे 8 इसमें युग्म बनाए, इसमें बनाए 3 गुणे 8 युग्म, और इसमें गुणा किया 8 का और इसमें किए 3 का, लेकिन फिर भी हम लोग का क्या हुआ? उतना ही आंसर आया। तो धन पूर्णांक का साचार नियम यही कहता है कि धन पूर्णांकों के विभिन्न युग्म बनाकर गुणा करने पर गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर यह भी कहें कि धन पूर्णांकों के विभिन्न युग्म बनाकर योग करने पर भी योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग साचार्य का नियम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में आपका पूछता है। एक नियम है आपका वितरण नियम। वितरण का होता है बांटना। ठीक है, जैसे कि योगफल पर जो है कि गुणन का नियम लागू होता है, लेकिन गुणन पर योगफल का नियम लागू नहीं होता है। देखिए कैसे? देखिए, जिसे योगफल हो गया तो b और प्लस c योगफल हो गया, तो इसमें अगर गुणा करते हैं a का, ठीक है, तो गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ आपका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? उतना ही आएगा जितना पहले था। लेकिन गुणनफल में योगफल का जो है कि नियम लागू नहीं होता है। गुणनफल पर योग का बटन नियम लागू नहीं होता है, यह कहता है वितरण नियम। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे b गुणे c, यानी कि पहले गुणा कर लिए और उसमें जोड़ दिए a को, तो यहाँ पर जो है कि देखिए उतना उत्तर नहीं आएगा बल्कि अलग आ जाएगा। ठीक है, तो AB हो जाएगा और AC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो ये कह सकते हैं कि इस पर जो है कि गुणन पर योग का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि योग पर गुणन का नियम लागू होता है। तो ये हम लोग समझ लिए। अगला हम लोग टॉपिक है निसरत नियम, निरसन नियम। ठीक है, अगला फ्रेंड्स हम लोग का टॉपिक है जो निरसन नियम। तो निरसन नियम कहता क्या है कि यदि a, b और c कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं, शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य को इसमें नहीं लेना है। जैसे कि आप मान लेते हैं a, b और c कोई 3 पूर्ण संख्याएं 0 को छोड़कर, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर b प्लस सी, यानी कि अगर a प्लस बी है और b प्लस सी है, दोनों बराबर है, तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो क्या आ गया? a बराबर c। जैसे a गुणे c है और b गुणे c, तो भी जो है आपका क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। तो C से C आपका क्या होगा? कट गया, तो क्या बचा? A बराबर B बच गया आपका। ठीक है, तो निसरत नियम यही कहता है। अगला जो हम लोग का जो नियम है वो है गुणात्मक तत्समक नियम। जैसे कि आपका दिया कि एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसमें किसी भी धन पूर्णांक को गुणा करने पर परिणाम वही रहता है, वही धन पूर्णांक रहता है, उसे हम लोग पाएंगे गुणात्मक तत्समक। जैसे देख लीजिए, एक जो है क्या है
एक गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि देखिए एक में 15 गुणा करिए, एक में 7 गुणा करिए, या एक में जो है कि किसी भी संख्या से गुणा करिए, आपका जो है कि वही धन पूर्णांक आएगा। तो इसलिए हम लोग गुणात्मक तत्समक एक को कह सकते हैं। अगला फ्रेंड्स आपका है योग का तत्समक नियम। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसे किसी भी धन पूर्णांक में जोड़ने पर परिणाम वही धन पूर्णांक रहता है। ये योग का तत्समक नियम कहता है। ठीक है, आपका गुणात्मक का 1 से गुणा करने पर और जो है कि योगात्मक वाला 0 से जोड़ने पर उसके धन पूर्णांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उतना ही रहेगा। जैसे 0 + 5 बराबर 5 हो जाएगा, 0 + 44 बराबर 44, या किसी भी अंक में 0 में जोड़ें तो उतना ही अंक आता है जितना जोड़ा जाए। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम को फ्रेंड्स होता है आपका उसका उल्टा। जैसे कि हो गया a बटा b, यानी ये क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है, तो a बटा b है तो -a बटा b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -a बटा b, यानी कि 5 बटा 7 है तो योज्य प्रतिलोम यानी उसका निगेटिव क्या हो जाएगा? -5 बटा 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं योज्य प्रतिलोम। अगला जो फ्रेंड्स हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम होता है b बटा a। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? अंश का भाग हर में और हर का भाग अंश में चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अंश a है और हर b है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम कर किया जाए तो इसका b हो जाएगा अंश और हर जो है कि a हो जाएगा। ठीक है, यही नियम कहता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम का। जैसे 5 बटा 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा 5। तो ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि -13 बटा 47 है तो -47 बटा 13 हो जाएगा। ठीक है, इसके जो है कि निगेटिविटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये रहा आपका फ्रेंड्स अगला गणित की शिक्षण सामग्री यानी टीम। देखिए ये खत आप होता है आपका अबेकस। अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है तो अबेकस के माध्यम से आसानी से पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, संख्याओं को इससे क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए आपका गोल गोल बना करके ऐसे दिया है, तो इसे आप गिन करके बालक को पढ़ा सकते हैं। जैसे देख लीजिए संख्याओं को गिनने में इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? संख्याओं में को गिनना हो कितनी संख्या है, गणना करने में यानी योगफल करने में, स्थानीय मान की अवधारणाओं में, स्थानीय मान निकालने में। स्थानीय मान तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि आपको मान लीजिए 4 2 2 है। ठीक है, तो अगर इसका स्थानीय मान निकाला जाए 2 का तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9 और पीछे जितना अंक करता है उसका 0 बना देते हैं। जैसे 2 का स्थानीय मान 2 ही हो जाएगा। तो ऐसा स्थानीय मान निकाला जाता है। तो इसका भी उपयोग किया जाता है आपका गिनतारा का। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो आपका है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो जियो बोर्ड देखिए आपका होता क्या है, देख लीजिए यहाँ पे ये है जियो बोर्ड। ठीक है, तो देखिए जियो बोर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं लोग। देखिए इसका प्रयोग जो है ज्योमेट्री की टू डी आकृतियों की ज्ञान करने के लिए किया जाता है। पहले फ्रेंड्स समझ लिए आप लोग कि जियो बोर्ड होता क्या है। देखिए जियो बोर्ड का प्रयोग 2D आकृतियों का ज्ञान करने के लिए किया जाता है। 2D का मतलब होता है जिसका क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल किसका होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो उसका हम जियो बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। जैसे आयत का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसका अगर आयतन हो जाता तो 3D आकृति हो जाती। जिसका क्षेत्रफल होगा उसमें 2D आकृति और जिसमें आयतन होगा उसमें 3D। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्या होता है?
क्षेत्रफल होता है। तो इसमें हमारा हो गया जियो बोर्ड का प्रयोग होता है 2D आकृतियों में, याद रखना है इसको आपको। अब देखिए आ गया ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसका जो है कि हम दशमलव ज्ञान करने में किया जाता है। दशमलव का ज्ञान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल में भी किया जाता है। ग्राफ पेपर कह सकते हैं या फिर आरेख पेपर कह सकते हैं। ये रहा आपका 10 ग्राम। ठीक है, देख लीजिए आप 10 ग्राम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें जो एक पिक्चर के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों के आकार की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी ज्यामितीय आकृतियों के आकार का प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 10 ग्राम का। अब है हमारा मैपिंग यानी प्रतिचित्रण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें जो है कि डायग्राम बनाते हैं जिससे स्थानीय चिंतन के साथ आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं जिसके स्थानीय चिंतन के साथ आनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रतिचित्रण। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया आपका डेंस ब्लॉक। ठीक है, आपका हो गया डाइंस ब्लॉक। तो 6वां टॉपिक आपका है डाइंस ब्लॉक। देख लीजिए आप ये पहले डाइंस ब्लॉक, ये होता है आपका डाइंस ब्लॉक। ठीक है, डाइंस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ होता है, गुणा भाग और जोड़ घटाना इसमें किया जाता है, और स्थानीय मान में भी इसका प्रयोग डाइंस ब्लॉक का किया जाता है। जैसे देख लीजिए गणितीय बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रयोग होता है, जोड़ में होता है, घटाना में होता है, गुणा में होता है और भाग में होता है, और गिनती सीखने में और स्थानीय मान में। ठीक है, याद रखना है आपको कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, डेंस ब्लॉक का जोड़ घटाना गुणा भाग गिनती और स्थानीय मान निकालने में होता है, और बेसिक कंसेप्ट को समझने में होता है। किसका, डेंस ब्लॉक का। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आ गया 7वां टॉपिक। देखिए 7वां टॉपिक आपका है डॉट पेपर। डॉट पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग देखिए ज्यामिति की सममितीय आकृतियों को पहचानने में होता है। ठीक है, सममितीय आकृतियों को पहचानने में किसका प्रयोग होता है, तो डॉट पेपर का आपको याद रखना है, डॉट पेपर। बच्चों के ठोस आकृतियों की समझ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यामिति की सममितीय आकृतियों में होता है और बच्चों के ठोस आकृतियों की समझ के लिए भी प्रयोग किया जाता है डॉट पेपर। अगला जो फ्रेंड्स है कुजेनियन छड़ें। देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए आपका भिन्नात्मक संकल्पना को मजबूत करती है, यानी कि जो भिन्न होता है ए बटा बी अंश और हर के रूप में, उसमें ये प्रयोग की जाती है। अगला आपका जो है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में, यह जो है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा ज्यामितीय सांख्यिकी एवं बीजगणित से संबंधित ज्ञान के लिए किया जाता है। मुख्यतः 30 आकृतियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं हो पाएगा, 30 आकृति के लिए कर सकते हैं आप। अगला जो 10 नंबर है वो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, यानी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है इसके समान परिणाम वाली विभिन्न आकृतियों को व्यवस्थित करने में भी जो किया जाता है। ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है सिमुलेशन में।
11 नंबर आपका दिया है कि टाइलिंग, ठीक है, दी का स्थान की समझ, यानी 2D और 3D शेप्स का ज्ञान जो है कि इसकी समझ, ठीक है। टाइलिंग का प्रयोग किया जाता है 2D और 3D आकृतियों यानी शेप्स में। 12 नंबर आपका दिया है पैटर्न, रचना, दी का स्थान की समझ और संचयनात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने में इसका प्रयोग किया जाता है पैटर्न का, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे सिमेट्री लाइन यानी सममिति रेखा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे सममिति रेखा। ये देखिए हमारा आ गया सममिति रेखा। तो देखिए आपका जो ABCD होता है उसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। तो 26 अक्षर में अगर एग्जाम में पूछे कि इनमें से ABCD में कुल कितनी सममिति रेखाएं होती हैं या फिर कुल कितने अंक हैं जिनकी सममिति रेखाएं हो सकती हैं, तो देखिए सममिति रेखाएं यहाँ पर कैसे हम लोग देखेंगे। जब किसी को भी अगर बीच से काटें तो बराबर भागों में कट जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सममिति। जैसे कि पहले देख लीजिए सममिति आप, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, ये हो गया हमारा ABCD। देखिए अगर एक को यहाँ से बीचों बीच काटते हैं और इसको ऐसा यहाँ पे सटाते हैं तो दो बराबर भागों में क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से बीच से B को काटेंगे, यहाँ से बीच से, तो ये भी बीचों बीच कट गया, तो ये भी हो गया आपका सममिति। C को भी यहाँ से काट दिए तो ये भी हो गया। देखिए D को भी यहाँ से काटेंगे तो ये भी हो जाएगा। E को भी काटेंगे, E को बीच से काटेंगे तो ये भी सममिति। लेकिन ये आपको अगर यहाँ से काटते हैं देखिए तो ये इसको अगर ऊपर नीचे करके चिपकाया जाएगा तो ये बराबर नहीं हो पाएगा। और देखिए G भी नहीं हो पाएगा, G को अगर यहाँ से काटे तो कहाँ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये वाला और आपका कौन सा G और F, देखिए यहाँ पर F नहीं हो पाएगा और आपका G भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F नहीं है सममिति और ये G भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी एक सममिति रेखा, B में भी एक, C में एक, D में एक, E में एक और F और G में नहीं होगी, ठीक है। H को देखिए यहाँ से ऐसे सीधा भी काटेंगे और ऐसे भी काटेंगे तो सममिति बन जाएगी। तो इसमें दो सममिति रेखा H में हो जाएगी, ठीक है। I में भी देखिए यहाँ से काटेंगे बराबर बीच से और ऊपर से भी बराबर से काटेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये B इसमें भी क्या हो गया, दो सममिति रेखा हो गई। देखिए J में सममिति रेखा नहीं होगी, इसको काटेंगे तो यहाँ से बीच से तो नहीं मिलेगा। K में हो जाएगा, देखिए यहाँ से बीच से काटेंगे तो K को तो दो बराबर भागों में कट गया। L को काटेंगे यहाँ से देखिए नहीं कटा, ठीक है। देखिए M को काटेंगे ऊपर से बीच से तो ये मिल गया, तो इसमें एक सममिति रेखा हो गई। N को काटेंगे, देखिए कहाँ से काटेंगे बराबर होगा, नहीं हो पा रहा है, तो इसमें सममिति रेखा नहीं होगी, ठीक है। इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, L में नहीं होगी, आपका F में नहीं होगी, G में नहीं होगी, ठीक है। देखिए O में दो सममिति रेखा, यहाँ से और एक यहाँ से। P में भी सममिति रेखा आपकी नहीं होगी, Q में भी नहीं होगी, R में नहीं होगी, S में भी नहीं हो पाएगी और T में देखिए T में हो जाएगी, T में यहाँ पर एक सममिति रेखा हो जाएगी, यहाँ से काटेंगे तो ऐसे अगर मोड़ा जाए तो ये जो है कि दोनों अंग इधर वाला और इधर वाला चपक जाएगा खड़ा खड़ा, तो एक सममिति रेखा इसमें भी हो जाएगी। देखिए U में भी हो जाएगी, U को अगर बीच से काटेंगे और चपकाएंगे तो इसमें भी एक सममिति रेखा हो जाएगी। V में भी देखिए यहाँ से हो जाएगी और W में देखिए यहाँ बीच बीच काटेंगे तो हो जाएगा। X में भी हो जाएगा दो सममिति रेखा, Y में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब में सममिति रेखा आपको पता चल गया किस में होती है किस में नहीं होती है, ठीक है। तो जिसमें सममिति रेखा नहीं होती है वो अंक कौन कौन से हैं, तो F, G, J, L, N, P, Q, R,
एस और आपका हो जाएगा जेड। ठीक है, इतने अंक में आपकी सममिति रेखा नहीं होती है, याद रखना है। आगे जो हमारा है ट्रेंगल, ट्रेंगल में देखिए यानी विषम बाहु में कोई भी जो है सममिति रेखा नहीं होती है। जैसे कि देख लीजिए, अगर यहाँ से हम सीधा खींचते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बराबर भागों में नहीं काटा, ये छोटा हो गया यहाँ का और ये छोटा हो गया, ये बड़ा भाग, तो बराबर में नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसे काटते हैं यहाँ से, तो ऐसे भी देखिए आपका ये वाला भाग आपका बराबर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसमें भी सममिति नहीं हो पाएगी। ऐसे भी अगर काटते हैं यहाँ से, तो ऐसे भी सममिति नहीं हो पाएगी, बराबर नहीं हो पाएगा। होती किस में है, यानी आपसे कोई पूछे कि विषम बाहु में कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कोई भी सममिति रेखा नहीं होगी। अगला जो है फ्रेंड्स हम लोग का समद्विबाहु, यानी कि दो बराबर भागों में जो बढ़ जाए उसको समद्विबाहु। देखिए यहाँ पर ऐसे करके समद्विबाहु, यानी देखिए यहाँ से अगर काटेंगे तो दो बराबर भागों में क्या है, बढ़ जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे इसमें एक सममिति रेखा है। यही खींचे एक तो एक सममिति रेखा। वही अगर हम कहेंगे समबाहु में, देखिए ये है हमारा समबाहु। ठीक है, ये था हमारा समद्विबाहु, इनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, और ये समबाहु। ठीक है, तो समबाहु में देख लेते हैं, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये भी बराबर दो भाग हो जाएंगे। यहाँ से काटेंगे ये दो बराबर भाग हो जाएंगे, ऊपर से काटेंगे ये दो बराबर भाग में बढ़ गया। ठीक है, तो आपका ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से खींचेंगे एक, यहाँ से दो और यहाँ से तीन, तो कितनी सममिति रेखा हो गई, तीन। अगला जो फ्रेंड्स आपका है वृत्त, वृत्त में कुल कितनी सममिति रेखाएं हैं, देखिए वृत्त में जो है कि अनंत सममिति रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ से ऐसे कहीं से भी खींचिए, क्योंकि ये गोल है तो कहीं से भी खींचेंगे तो आपकी क्या होगी, आकार उसी प्रकार से हमेशा आधा पे आएगा। तो इसमें अनंत रेखाएं खींच सकती हैं वृत्त में। अगला जो फ्रेंड्स है आपका वो है आयत। आयत में कितनी सममिति रेखा, तो इसमें केवल दो, एक इधर से और एक से इधर से, तो दो सममिति रेखा इसमें हो गई। अगला जो है देखिए आपका क्या है, ये आपका वर्ग में कितनी सममिति रेखा, चार हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक दो, यहाँ से तीन और यहाँ से कितना, चार सममिति रेखा हो गई। उसके बाद आगे है आपका समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में भी याद रखना है आपको कि कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है इसमें। देखिए यहाँ पे अगर काटते हैं, देखिए यहाँ से अगर काटते हैं हम लोग, ठीक है, तो अब चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, इधर से भी काटेंगे तो बराबर नहीं कटेगा, अगर फटाएंगे तो नहीं फटेगा बराबर भाग में। तो इसमें भी कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज में दो सममिति रेखा, देखिए ये समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर हो, जिस ये भी बराबर, जो भी बराबर, ये भी और ये भी बराबर। ठीक है, तो जब ऐसे काटेंगे इस कोने को चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, तो एक हो गया और एक इधर से। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका दो सममिति रेखा हो गई। ठीक है, एक इधर से और एक इधर से, दो कोनों से दो सममिति रेखा हो गई। अब फ्रेंड्स हम लोग का है समलंब में। समलंब में भी कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि समलंब में जो है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तो समलंब में जो है कि दो बराबर भागे में काटेंगे भी तो चपकेगा नहीं। देखिए ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका है समद्विबाहु। समद्विबाहु देखिए ये आपका समद्विबाहु, जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहते हैं हम लोग समद्विबाहु। जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा,
बराबर हो गई। तो ये हमारा हो गया समद्विबाहु। इसमें कितनी सममिति होगी, एक होगी केवल, ठीक है। ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए ये वाली भुजा छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो ऐसे अगर हम खींचते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, तो एक ही हमारी सममिति रेखा ये हो जाएगी। अगला जो है पतंग में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, तो देखिए पतंग में खींचेंगे तो एक ही है, ठीक है। ऐसे खींचेंगे तो होगा नहीं, तो हमारा एक ही सममिति रेखा ये वाली हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा षष्ठभुज में देखते हैं। तो देखिए षष्ठभुज में क्या होता है, षष्ठभुज में जो है कि 5 सममिति रेखा हो जाएगी। देख लीजिए आपका षष्ठभुज का मतलब 6 भुजा जिसमें हो, तो देख लीजिए अगर यहाँ पे 6 अगर हम लोग खींचते हैं तो बराबर कितनी सममिति रेखाएं होंगी, षष्ठभुज में 5 सममिति रेखाएं होंगी, ठीक है। रेक्टेंगल में यहाँ पे समपंचभुज में, ठीक है, समपंचभुज में देखिए गिनती होगी 1, इसमें हो जाएगी 5, ठीक है। पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, याद रखना है बस ऐसे ही। 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 ठो हो गई। सम पंचभुज में 5 ठो और सम षष्ठभुज में कितना होगा, 6 ठो हो जाएगी। देखिए कैसे, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है। 6 षष्ठभुज का मतलब 6 ठो भुज सममिति रेखा। उसके बाद देखिए सप्तभुज में 7 हो जाएगी। उसी तरह से आप लोग को सबको कर लेना है, जिसकी 7 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 7 भागों में बढ़ गया तो 7 सममिति रेखा। जब काटेंगे बराबर बराबर भागे में बीच से तो 7 हो जाएगी। उसी प्रकार से अष्टभुज में करेंगे तो अष्टभुज में 8 सममिति रेखा। नवभुज में देखेंगे तो 9 सममिति रेखाएं, ठीक है। उसके बाद सम 10 भुज में क्या हो जाएगी, 10 गो सममिति रेखा हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं गुणन सममिति। थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। गुणन सममिति होता क्या है, रोटेशनल समिति, यानी कुल 7 अक्षरों में घड़ी समिति होती है। जैसे देख लीजिए HINO SXZ, HINO SXZ, इसमें क्या होती है, सममिति घूर्णन समिति होती है। जैसे देख ली आयत में कितनी होती है, 2 होती है। एक होती है 180 डिग्री और एक होती है 360 डिग्री। जैसे यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। तो एक गुणन समिति कैसे घूमेगा, एक घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा और एक घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 180 डिग्री और एक हो गया 360 डिग्री। वर्ग में 4, क्योंकि जब उसमें 4 भुजा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आयत में 2 भुजा है, लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई में एक चौड़ाई में 180 डिग्री घूमेगा और फिर 360 डिग्री घूमेगा। वर्ग में चारों तरफ घूमेगा तो पहले 90 डिग्री घूमेगा, फिर 180, 270, 360। समचतुर्भुज में देखिए, समचतुर्भुज में कितनी सममिति रेखा है, जितनी सममिति रेखा है उससे एक कम घूमेगा। देखिए यहाँ पे पतंग में कितनी है, 0 है, 0 गुणा सममिति होगी, ठीक है। समबाहु में देख लीजिए 3 हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अगला आपका जो है सम त्रिभुज में 3 ठो हो गया, 120 डिग्री,
240 डिग्री और 360 डिग्री। अगला जो हम लोग का है निपुण भारत। देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी, ठीक है, न्यूमेरसी। ये आपका 5 जुलाई 2021, पिछला वाला दिया है 2021 का। रमेश पोखरियाल निशंक तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस समय के, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स हम लोग पढ़ लेते हैं कीवर्ड जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए आपके कीवर्ड्स क्या हैं। बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ये आपका निपुण भारत अभियान का है, ठीक है। अगर आपका 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु किया गया इसका निर्णय। अगला है आपका एनईपी 2020 के एक भाग के रूप में शुरू की गई, ठीक है। किस रूप में शुरू की गई? तो एनईपी 2020 के एक भाग के रूप में शुरू किया गया इसका नाम। अगला स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निपुण को कार्यान्वित किया जाएगा। अब है हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टैग वर्ड, ठीक है, क्योंकि टैग वर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपको टैग वर्ड याद है तो टैग वर्ड के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं बिना पढ़े। कैसे? देख लीजिए। जैसे कि अगर प्रोत्साहन दिया हो, अगर ऑप्शन में प्रोत्साहन दिया हो तो समझ लीजिए कि आपका क्या है, वो वाला आंसर सही है। अगर जहाँ बात की जाए याद करना, रटना, कंठस्थ करना, केवल, मात्र, सिर्फ, जहाँ बात किया जाए वहाँ पर आपका निगेटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। उस ऑप्शन को आपको सही नहीं मानना है। गणितीय समझ जहाँ पर दिया हो, वैकल्पिक कलन विधि दिया हो, अधिगम अवसर दिया हो, वास्तविक जीवन से जोड़ना, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग, तर्क तार्किकता, विवेचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान कौशल का विकास, गणितीय पद्धति व्यवहारिकता, ठीक है, गणितीय पद्धति व्यवहारिक, इस प्रकार का जहाँ दिया हो तो ये आपको समझ लीजिए कि पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि पॉजिटिव शब्द है, यानी कि ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। इसको अंक को ढूंढ करके मार सकते हैं। निगेटिव देखिए क्या होता है आपका, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, केवल, मात्र, सिर्फ ही, सीमितता, ग्रेड रैंकिंग, रोजगार के लिए, उच्च स्तर के अध्ययन के लिए, मानक कलन। देखिए आपका एक है मानक कलन विधि, एक है वैकल्पिक कलन विधि, ठीक है। तो जहाँ पर वैकल्पिक दिया हो तो पॉजिटिव है, मानक दिया है तो निगेटिव है। सैंपट पर समस्या का हल, ये भी आपका निगेटिव है। अगला है आपका अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न, ये भी आपका निगेटिव है। अगला जो आपका है नए नए अनुभवों को देना, तो नए नए अनुभवों को देना मतलब ये पॉजिटिव है। टीएलएम का प्रयोग जो है कि पॉजिटिव है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। जबकि निगेटिव क्या है? संकल्पों का कठोरता से पाठ करना, जहाँ पर कठोरता की भी बात की जाए, ये भी निगेटिव। उसके बाद लड़कियां गणित में कमजोर, लैंगिक भेदभाव, जहाँ पर कमजोर की बात की जाए, लैंगिक भेदभाव किया जाए। त्रुटि रहित परिकलन, यानी कि उसमें कोई गलती ना की जाए, ठीक है। बच्चा कोई भी काम करेगा तो गलती तो करेगा ही, तो इसको गलती नहीं मानना है। तो यहाँ पर त्रुटि रहित दे दिया है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और उसके बाद समय व्यतीत करना, ये भी आपका समय व्यतीत करना निगेटिव है, ठीक है। गृह कार्य, वर्कशीट बहुत अधिक, जिसमें दिया हो तो ये आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही अगले टॉपिक और अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।